हाय दोस्तों, हम ASP.MVC कोर में एक कट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन वो ASP.MVC कोर के ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बनाने वाले। लाइक जिसमें रेजर पेजेस यूज़ होते हैं और लिंक क्वेरी यूज़ होती है, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियल सिस्टम में यूज़ नहीं होते हैं। तो बहुत कम यूज़ होता है इनका। सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो एजेक्स और स्टोर प्रोसीजर का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमारा जो रेजर पेज है और जो ट्रेडिशनल तरीका है ASP.MVC कोर का, उसमें पेज बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश होता है। जब भी डेटा जो है रीलोड होता है तो पूरा का पूरा पेज रिफ़्रेश होता है और उसमें बहुत परेशानी होती है, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता और आप ख़ुद अपने प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि पेज रिफ़्रेश होना जो है एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिलायबल चीज़ है वो है एजेक्स। एजेक्स सेंटेक्स है HTML पे डेटा को शो करवाने का। एजेक्स का फ़ायदा ये है कि हमें पेज को रिफ़्रेश किए बगैर हम एक ही पेज पे इंसर्शन भी करवा सकते हैं, साथ में लिंक भी शो करवा सकते हैं। हम किसी बटन को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, उसको जो है एम्प्टी कर सकते हैं। और जो एरर मैसेजेस हैं वो हम जो स्क्रीन पे शो करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे जो वैलिडेशन मैसेजेस होते हैं, उन्हें हम जो है बिना पेज को रिफ़्रेश किए ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अच्छा मैं इसका डेटा फ्लो समझा दूं आपको। देखो, किसी भी जो डायनामिक एप्लीकेशन होती है, जो कोड एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर उसका डेटा फ्लो समझना, खासतौर पर हम ASP.MVC में काम कर रहे हैं तो डेटा फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा ASP.MVC है, ठीक है, इसमें हमारा जो पैटर्न होता है MVC होता है। ठीक, ये MVC पैटर्न है। तो इसमें क्या है, मॉडल है, व्यू है, ठीक है, और हमारा कंट्रोलर है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम जो है ये ऐसे ही काम करे कि मॉडल टू व्यू, व्यू टू कंट्रोलर। नहीं, ये हमारा व्यू टू मॉडल, मॉडल टू कंट्रोलर भी हो सकता है, कंट्रोलर टू मॉडल, मॉडल टू व्यू भी होता है। बेसिकली ये इस तरह ही काम करता है। ये अपने जो इसका पैटर्न बना हुआ है इसमें कभी भी काम नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। तो जनाब, अब मैं फ़्लो समझाता हूँ आपको। लाइक ये एजेक्स का हमारा जो व्यू है, ये व्यू आ गया हमारा। एजेक्स से डेटा जाएगा मॉडल के अंदर, मॉडल से जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर डेटाबेस को डेटाबेस से कांटेक्ट करेगा, डेटा को जो है मैच करेगा या अपने लॉजिक यूज़ करेगा। उसके बाद वो मॉडल को दोबारा डेटा रिटर्न करेगा। मॉडल जो है वो कंट्रोलर के पास दोबारा डेटा भेजेगा और ठीक है, अच्छा, डेटाबेस मॉडल पे रिटर्न करेगा डेटा, और मॉडल जो है कंट्रोलर को दोबारा भेजेगा, और कंट्रोलर को जो है डेटा अगर क्लियर लगा तो वो एजेक्स पे दोबारा उसको शो कराएगा या फिर किसी तरह का कोई मैसेज शो कराएगा। ठीक है, ये डेटा फ्लो होगा इसका। और इसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो ASP.MVC कोर C# के अंदर है, एजेक्स फ्रंट एंड के लिए है, MS SQL डेटाबेस के लिए है। डैपर जो है एक NuGet की जो है लाइब्रेरी है, जो हमें स्टोर प्रोसीजर MVC कोर के अंदर यूज़ करने में हेल्प करती है, और हम इसमें स्टोर प्रोसीजर यूज़ करेंगे सिंपल, वो डेटाबेस के अंदर। अच्छा, प्रोसीजर का फ़ायदा क्या है? जो ये प्रोसीजर है ये हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट बने हुए होते हैं, वो रन हुए हुए होते हैं, इम्प्लीमेंट हुए हुए होते हैं, उन्हें सिर्फ कॉल करना होता है, डेटाबेस के अंदर बनते हैं। तो हमें लंबी लंबी क्वेरी जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ उस प्रोसेसर को कॉल करना होता है, वो अपना काम वहीं से कर देता है। तो डेटाबेस में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें महसूस नहीं होता कि हमारे पास डेटा बड़ा जल्दी फैच हो जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जब जो जो मिलियंस ऑफ रॉज का डेटा होता है, जब उनमें से डेटा फैच करना हो तो जो लिंक क्वेरी होती है ये वहाँ पर काम नहीं करती, इतनी स्लो होती है कि आप सोच नहीं सकते। हम अच्छा जेमिनी AI का यूज़ भी करेंगे इसके अंदर, जितना हो सकेगा कम से कम, लेकिन यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब ये 3 चीज़ों में मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो है ये हमारा SQL का इंजन है। ठीक है, डेटाबेस इंजन। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोगों को जो है एक जो है एक गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि वो पूरा का पूरा SQL सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली सर्वर जो है हमारी प्रैक्टिस के लिए नीडी नहीं है, वो हमारे सिस्टम में जगह घेरता है बहुत सारी। ठीक है, और हैवी होता है, उसको इंस्टॉलेशन का पूरा एक सेटअप होता है, उसका वो चलाना पड़ता है। तो एक डेवलपर को प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल जो है ये एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अंदर एक MSI जो वर्जन होता है इसका 60 MB या 70 MB का होता है, और वो सिस्टम पे लोड नहीं डालता, वो स्टैंड अलोन स्टैंड बाय पे रहता है। जब उसे कॉल किया जाए तो वो ऑन होता है, वरना वो ऑफ रहता है। ठीक है, स्टैंड बाय मोड में। तो सिंपल ये लिंक है, मैं अपने प्रोजेक्ट में अपना ट्यूटोरियल में मैं इसको साथ ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो ये इस पर आपने क्लिक करना है, मेरे पास ऑलरेडी ये फ़ाइल मौजूद है। ये ओपन करूँगा, ये ऑनलाइन जो है कनेक्ट करेगी MS SQL के माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के साथ।
तो अच्छा, यहाँ पर जो है आपको क्या सिलेक्ट करना है ये मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो ज़रूरी है। यहाँ से आप इस पे दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक्सप्रेस का पूरा सर्वर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके, और आप लोकल डेटाबेस भी आप जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो बेसिक है, कस्टम है, आपको डाउनलोड मीडिया पे जाना है। ठीक है, डाउनलोड मीडिया पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड मीडिया में भी आपको दो ऑप्शन देगा। एक्सप्रेस कोर का पूरा एसक्यूएल सर्वर इंजन है, ये 714 MB का है, जो कि आपको नहीं करना है। और सिंपल ये रहा आपका लोकल डेटाबेस, ये 65 MB की सिर्फ एक MSI फाइल है, ये आपको डाउनलोड करनी है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है, लेकिन मैं आपको सेटअप समझाने के लिए पूरा कर रहा हूँ। अभी मेरे पास डाउनलोडेड है तो इसलिए फटाफट कंप्लीट डाउनलोड हो गई है। ये सिंपल फिनिशिंग सेटअप, और ये हम फोल्डर में जाते हैं तो इसे आपने जस्ट रन करके इंस्टॉल कर देना। ये आपसे कुछ जो है फालतू की चीज़ें नहीं पूछेगा और फटाफट जो ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा। तो डेटाबेस इंजन इंस्टॉल हो गया। अच्छा, डेटाबेस इंजन अलग चीज़ है, और उसको मैनेज करने के लिए जो है SSMS यानी SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, नहीं है, एक चीज़ नहीं है। तो हम सिंपल, अच्छा ये आ गए हम इसके अंदर। आपने SSMS जो है वो डेवलपर वर्जन यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं सारे लिंक ऐड कर दूंगा वीडियो के अंदर। ये आ गया आपका SSMS इंस्टॉलर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जो है डाउनलोड इंस्टॉलर आ गया। सिंपल, हाँ बस यही आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऑनलाइन फाइलें इंस्टॉल होने में आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी देर में इंस्टॉल होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि सब जानते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन जो डेवलपर्स के लिए फ्री है। आप जो ऑथेंटिक वर्जन है वो डाउनलोड करो अगर आपका सिस्टम कैपेबल है तो ये आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास सारी चीज़ें इंस्टॉल है, यानी डेटाबेस भी इंस्टॉल, इंजन भी इंस्टॉल है, उसको मैनेज करने के लिए SSMS भी इंस्टॉल्ड है और विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल्ड है। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। सो अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम डेटाबेस के अंदर जो है एक डेटाबेस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से हमारा जो डेटाबेस इंजन है उसमें एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा लोकल DB आ गया, सिंपली कनेक्ट करा मैंने। अच्छा जी, तो ये मेरा डेटाबेस आ गया। इसके अंदर मैं एक अपने न्यू क्वेरी जो है वो फाइल ओपन कर लेता हूँ, SQL फाइल, और यहाँ पे एक डेटाबेस, मुझे कैप्स लॉक बिल्कुल नहीं पसंद इसके अंदर, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, एक कंपनी के नाम से डेटाबेस बनाते हैं। सॉरी, कंपनी की स्पेलिंग गलत होगी, COMPANY। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसी डेटाबेस पे हम एक टेबल भी हाथ के हाथ क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है सिखाने का और सीखने का। अच्छा, इसमें EMP ID। अच्छा, कोशिश करें कि ID जो है सिर्फ ID ना रखें, क्योंकि जब आप आगे जाके अगर आपने अगर क्या मतलब आपने आगे जाके जॉइंस तो लाजमी लगाने हैं, तो जॉइंस जब आप लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप जब हर टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होगा सिर्फ ID का नाम दे देंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है। प्राइमरी की आइडेंटिटी देंगे इसको, आइडेंटिटी 1 of 1 की इंक्रीमेंट रहेगी इसके अंदर। ठीक है जनाब, EMP नेम var, हाँ मैं इसको मैक्स रख रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से वैल्यू दे सकते हो। अच्छा, मैं इसको रखूँगा नॉट नल, यानी इसमें नल वैल्यू पास नहीं हो सकती, इसको कोई ना कोई वैल्यू लाजमी चाहिए होगी। EMP एज कर लेते हैं, ज़्यादा हम फील्ड्स नहीं लेंगे, ज़्यादा कॉलम नहीं बनाएंगे। varchar मैक्स, ये भी नॉट नल, और EMP कॉन्टैक्ट, varchar इसको भी रखते हैं, varchar मैक्स। अच्छा, इसको हम नल अलाउ कर देते हैं, बल्कि नहीं, इसको भी नॉट नल ही रखते हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो मेरी टाइपिंग कभी कभी बल्कि बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक करती है, लेकिन ये सबसे होता है और अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मेरा आ गया एम्प्लॉय। अच्छा, मैंने जो है डेटाबेस यहाँ पर मैं चेक कर लूँ, और ठीक है जनाब, ये कंपनी आ गया और इसके अंदर हमारे टेबल्स आ गए। नहीं, एक मिस्टेक हुई है जो मुझे लगा था,
मैंने डेटा जो टेबल है वो मास्टर डेटाबेस में बना दिया है, मुझे इसके अंदर कंपनी वाले डेटाबेस में बनाना है। सो ये मैंने फिर से यहाँ पर, ठीक है जनाब, ये क्रिएट भी हो गया, चेक भी हो गया। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार रिफ़्रेश करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा टेबल्स आ गए, ये आ गया हमारा एम्प्लॉय टेबल, ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पर फ़िलहाल काम इतना ही था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। और अच्छा, यहाँ पर मैंने पिछले प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, तो मैं उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो माय प्रोजेक्ट, ये कंपनी 1 2 इसकी ज़रूरत नहीं है, सो डिलीट इट, डिलीट फास्ट प्लीज़। अच्छा ठीक, सॉरी, ये मैंने गलत क्लिक कर दिया। और ये मैं लिस्ट से निकाल चुका हूँ, तो इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ। अच्छा, हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं अब। ASP.MVC कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला जो प्रोजेक्ट है वो हम सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ आपको जो है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर सिलेक्शन C# ऑल प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पर हम ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स करते हैं, ठीक है। और अब इस पर हम ढूंढ लेते हैं, इसमें आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। ASP.MVC ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो नाम है हम रख लेते हैं कंपनी, ठीक है, चलो। और इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है, इसको सिंपल इनको ऐसे ही रहने देना है। HTTPS कॉन्फ़िगर जो है ये हमें करना होता है लाजमी, क्योंकि जब आप डिप्लॉय करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वरना आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी साइट्स पर नहीं चल पाएगा। अच्छा, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब शुरुआत हमें जो करनी है वो सबसे पहले हम करेंगे मॉडल से। हम इससे मॉडल बनाएंगे। ये आ गया मॉडल, इसके अंदर अब एक मॉडल क्लास ऐड करते हैं। सॉरी, EMPL एम्प्लॉय, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर तो मालूम ही होगा, जो ASP.MVC कोर पे काम करते हैं या फिर जिन्होंने पहले किया हुआ है, तो इस पर स्ट्रक्चर सीधा सीधा ये कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है, ये रूट है। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो ये 4 फोल्डर्स हैं, ठीक है। रूट भी बहुत काम में आएगा अभी। अच्छा जी, मैंने मॉडल पहले बना दिया। वैसे चलो, मॉडल पहले कर दिया है तो मॉडल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। PROP प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पर एक इंटीजर, सबसे पहली हमेशा इंटीजर ही होती है क्योंकि वो आईडी होती है। ये हमारी एक EMP ID आ गई। अच्छा, आपको एक चीज़ जो है वो बता दूँ, सबसे मेन जो हमारे SP के अंदर हमें यूज़ करनी होती है। अरे यार, मेरा एक तो कीबोर्ड जापानी है, तो इसके अंदर मुझे चीज़ें जो है कॉल करने में बड़ा मसला होता है। ये की, ठीक है जनाब, ये हमारी की एनोटेशन, डेटा एनोटेशन लगा दिया इसके अंदर। अच्छा, जो सबसे मेन पॉइंट है समझाने का, कि हमारे जो टेबल में, डेटाबेस में जो कॉलम नेम्स हैं, तो हमारे मॉडल में भी सेम नेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो मॉडल है वो डेटाबेस से डेटा फैच नहीं कर पाएगा। लाइक कि EMP ID इस तरह से है, तो ये सेम वही होनी चाहिए, इसमें कोई चेंजेस आपने नहीं करना है। जो आपका डेटाबेस में टेबल का कॉलम नेम है वही नेम आपका प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए। तो EMP ID आ गई, EMP नेम आ गया, EMP एज हो गई, और EMP कॉन्टैक्ट। अब इसमें जो है ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, और मैंने स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है जनाब, ये हमारे अपना चारों जो है वो मॉडल बन चुके हैं, प्रॉपर्टी बन गई है मॉडल की। अच्छा, अब जो है जो काम पहले करना था वो अब कर लेते हैं। सबसे पहले app.json में जाएंगे, यहाँ पर हम जो है एक कनेक्शन कॉल करेंगे।
ठीक है, कनेक्शन हमें बनाना है यहाँ पे, जो डेटाबेस से बनेगा, जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन को। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज़ जो है एआई का करेंगे, और बहुत थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ तरीका एआई को किस तरह यूज़ करना चाहिए। अक्सर लोग एआई को यूज़ करने में कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको यूज़ करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सिंपल है एआई को यूज़ करना। अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आप कॉपी पेस्ट वाले डेवलपर ना बनना, वरना फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ASP.MVC कोर में ऐप, अच्छा ये फाइल नेम क्या होता है हमारा, ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बना दो। सिंपल, इससे हम अपनी ज़बान में बात करो, रोमन उर्दू में, तो ये आपको काम करके देगा, ये आपकी ज़बान समझता है सर, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है कितना उठाना है, मुझे सिर्फ इतना ही एरिया उठाना है, ठीक है। ये बाकी तो रखा हुआ, ये कॉमा मैंने पहले से लगाया हुआ, ये मैंने कनेक्शन कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना डेटाबेस जो है उसे सर्वर नेम देना है, सिंपल। ये मेरा सर्वर नेम कहाँ से आएगा जनाब, ये इसको आप डिस्कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट कर लो, ये आ गया आपका सर्वर नेम। ये सर्वर नेम कंट्रोल C, और यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल V। अच्छा जी, डेटाबेस नेम तो आपको मालूम ही होगा, डेटाबेस नेम है COMPANY कंपनी, ठीक है, सिंपल। ये कनेक्शन हमारा सेट हो गया। अब इस कनेक्शन को हमें प्रोग्राम के अंदर कॉल करना है, यानी हमें डिपेंडेंसी वहाँ लगानी है। अब हम आए थे प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये। अच्छा, इसके लिए मैंने कोड पहले से लिख रखे हैं, मैं लंबे लंबे कोड जो है लिखने वाला नहीं हूँ। सो हम आते हैं डेस्कटॉप पे, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर आ गया, और इसके अंदर ये प्रोग्राम की फाइल आ गई, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन कॉल करने के लिए, जो ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल जो है ये पहले बिल्ड के नीचे, अच्छा ये इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ड से ऊपर नहीं लगाना आपने, जब बिल्ड स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपने लगाना है। ये आपने कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो क्या नाम है, वेरिएबल नेम है, जो नेम है कनेक्शन का, वही यहाँ होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है तो ये इसको नहीं मिलेगा। सो सिंपल, ये मैंने कॉन को कॉपी किया, और मैंने इसके अंदर मेरा जो कनेक्शन है ये कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है मेरे इस जो है कनेक्शन के साथ। अब सिंपल नेक्स्ट एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है, इसके अंदर मुझे सर्विस ऐड करनी है। तो यहाँ पर मुझे रजिस्टर करवाना है सर्विस को, IDB कनेक्शन की सर्विस को, जो कि एक पूरी लाइब्रेरी होती है। अब यहाँ पर सर्विसेज कहाँ है, ये रही सर्विसेज, या इससे नीचे, लेकिन अब यहाँ पर आएगा एरर, ठीक है। IDB कनेक्शन जो है वो डेटा कॉल हो गई, डेटा रोटेशन। अब यहाँ पर SQL कनेक्शन जो है, ये एक SQL की हमें लाइब्रेरी NuGet से इंस्टॉल करनी होगी, SQL कनेक्ट की। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने फोल्डर में, NuGet की जो मैंने यहाँ पर 2 कमांड्स लिख रखी हैं, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट डेटा SQL क्लाइंट जो है, ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी होगी। तो सिंपल, ये मैंने किया, यहाँ पर NuGet में हम जाएंगे, टूल्स में NuGet पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पर सिंपल मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, और इसे मैं रन कर देता हूँ। ये इंस्टॉल कर देगा पैकेज को, बहुत छोटा सा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है जनाब। CLS क्लियर स्क्रीन। अब जो है नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है वो है हमारी NuGet की डैपर लाइब्रेरी, जो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने में हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, ये देखो, ये अभी नहीं किया है, कोई मसला नहीं है, आप इसको बैक करो, ठीक है, और कंट्रोल Z दोबारा कर दो, नहीं गया कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, ये कंट्रोल X, ठीक है, इसने कॉल कर लिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, सर्विसेज। अच्छा, ये जो है इसके ऊपर लगना है शायद, नहीं, हाँ ठीक हो गया, सही है, मैंने वेरिएबल गलत कॉल कर दिया है, वेरिएबल को यहाँ नहीं, मुझे वेरिएबल को यहाँ कॉल करना है, सॉरी, ये कंट्रोल Z का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, कंट्रोल X, ठीक है जनाब। ये हमारे यहाँ पर 2 काम थे, यानी हमने यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन से जो है कनेक्शन को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर कनेक्शन कॉल कर लिया उससे, ठीक है। और उसके बाद जो है उस कनेक्शन को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया
इस डिपेंडेंसी के साथ। अब इसे हम हर पेज में यूज़ करेंगे आईडीबी कनेक्शन को, तो हमें कनेक्शन को ओपन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, सारा काम ये खुद करेगा। सिर्फ हमें यहाँ पर इसको कॉल करना होगा, हमें हर अपने कंट्रोलर के अंदर इसको कॉल करना होगा। ठीक है जनाब, ये हमने सेटिंग सेव कर दी है। अच्छा जी, हमें डैपर को इंस्टॉल, हाँ हमने डैपर को इंस्टॉल करना था। ये NuGet में गए और यहाँ पर सिंपल इंस्टॉल पैकेज डैपर, पैकेज कंसोल, कंट्रोल V, एंटर। ठीक है जनाब, हमारा डैपर भी इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो डिपेंडेंसीज़ में, यहाँ पर पैकेजेस के अंदर डैपर भी है और SQL क्लाइंट भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। सो अब नेक्स्ट काम जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आप करिए। ये रेडी हो गया प्रोजेक्ट हमारा। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लोज़ करते हैं। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं और एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देते हैं जाने से पहले, फिर बाकी हम कल करेंगे। प्रोजेक्ट आउटपुट खोल लेते हैं व्यू, यहाँ पर प्रोजेक्ट जल्द दिखाएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको कौन सी चीज़ समझनी है, तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। अच्छा, ये जो डीबगर है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, और डीबगिंग जिसको नहीं आती वो डेवलपर नहीं है। डीबगिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जनाब, ये हमारा पेज जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें एक जो है ना, मुझे ये टॉप बार जो है ये तो है ही, मुझे एक साइड बार भी चाहिए। लेकिन अब उसके लिए मैं मेहनत करूँ, बहुत सारा कोड लिखूँ, नहीं। यहाँ पर जो काम आता है वो आता है AI। मुझे बहुत सारे कोड लिखते हैं। हाँ, लॉजिक कोड जो है वो आपको अगर आप AI से लिखवाते हो तो आपको समझना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा जो है मत्थाखौरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको पेस्ट किया, इसे आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, इसमें साइड बार ऐड करो और उसमें कुछ बटन्स लगा दो, और लोडिंग स्क्रीन भी लगाओ, बल्कि लोडिंग स्क्रीन बाद में लगाएंगे। चलो, कोड कंप्लीट जब होगा तो ये स्टॉप का बटन जो है, ये बटन रुक जाएगा। इसका कोड को पूरा होने देते हैं। कोड पूरा हो गया है, सिंपल यहाँ से कॉपी किया, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुआ, यहाँ पर कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अच्छा, मेरा बर्नर जो है कंट्रोल्स जो सेव है, एट द सेव पे जो है वो रिफ़्रेश ऑटोमेटिक हो जाता है, इसे सेट करना पड़ता है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा इसको किस तरह सेट करते हैं। सो अभी पेज जो है ये रीलोड हो रहा है पूरा, और दोबारा से जो है रीलोड हो रहा है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो मेरा पेज रीलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। लगता है काफ़ी हैवी, इससे साइड बार लगा दिया है। तो जनाब ये रहा मेरा साइड मेन्यू। इसने बहुत बुरा बना के दिया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन खैर ये बस मैंने आपको दिखाना था। इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्लिम एंड स्मार्ट करो। ये बहुत मोटा है। सिंपल AI से मैं ऐसे ही बात करता हूँ और ये मेरा काम करके देता है। अपना अपडेटेड कोड लोड करें, जो ये ठीक है, ये मैंने कंट्रोल ऑल, कंट्रोल C एंड नाउ कंट्रोल V। ओ, इसने दे दिया मुझे कोड। रुको एक मिनट, तुमने दे दिया है तो फिर मैंने इसको चेक कर लेते हैं। एक मिनट भाई, तुमने क्या किया? ये पहले मुझे लगा तुमने कुछ नहीं दिया और अब तुमने एकदम दे दिया। चलो कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल S, शाबाश जल्दी। ठीक है जनाब, देखिए हाँ अब कुछ बेहतर लग रहा है। ये मेरी पसंद है, आपकी अपनी पसंद हो सकती है कुछ भी। ठीक है जनाब, ये अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो मुझे ये पसंद आया। एग्जिट सिस्टम यानी लॉग आउट, ये हमारे पेजेस आ गए और हमारा टॉप बार भी है। तो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो है इसके अंदर एजेक्स किस तरह कॉल करनी है पेज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।